मेरे साथ जुड़े हैं सर्वश्री अजीत गौतम। अजीत गौतम बेशक आजकल दिल्ली में रहते हैं, लेकिन बेसिकली पंजाब में उसका गांव लंगेरी है, ज़िला शहीद भगत सिंह नगर में। और वो ऐसी पर्सनैलिटी हैं जिन्होंने बाबा साहब को देखा है और मानवर के साथ खूब काम किया है और आज भी काम कर रहे हैं। केडर भी लगा रहे हैं, बड़ी मूवमेंट का काम, मिशन का काम। आज भी 83 वर्ष की उम्र होने के बावजूद वो पूरे भारत में केडर लगा रहे हैं। आज भी वो बागम बाग कर रहे हैं। तो सबसे पहले अजीत गौतम जी बताइए भी मानवर के साथ आपका जुड़ाव कैसे हुआ? आपने बहुत सवाल मेरे से पूछा साहब कांशी राम के बाद। मैं उनको एक दो दफ़ा देखा कैडर देते हुए। पहले तो मेरा इंटरेस्ट नहीं था, फिर मैंने इंटरेस्ट लिया कि इनके कैडर को देना चाहिए, इनके बाज़ारों को सुनना चाहिए। और उन्होंने एक पेन को लेकर, इस पेन के ऊपर उन्होंने सारे देश की राजनीति को बदल दिया। और इस देश की जो व्यवस्था थी, जातिवाद की व्यवस्था को उन्होंने एक पेन में कैद कर लोगों के बीच में जाकर लोगों के इसके बात में बताया कि हम लोग इस व्यवस्था के शिकार हैं और हमें जितनी जल्दी हो सके इस व्यवस्था से छुटकारा पाना चाहिए, और ताकि हम लोग आज़ादी और मान सम्मान के साथ जी सकिए। इसलिए जब मैंने इस पेन के बारे में साहब से बहुत ही डिटेल में मैंने जाना है और मैंने रिसर्च किया, तो मेरे दिमाग में उसी दिन से आ गया कि मुझे साहब के साथ काम करना चाहिए, और मैं उसी दिन के साहब के विचारों के साथ काम कर रहा हूँ। और अगर देखा जाए तो गौतम जी वो 1970 का दौर या 65-66 का दौर, जब जो नक्सलेट लहर थी वो जंगलों में जाकर लोगों को तैयार करते थे, जहाँ मूवमेंट को बोलते थे बंदूक की नाली से निकलता है इनकलाब। तो दूसरी तरफ पंजाब में खाड़कू दौर, संत जरनैल सिंह भिंडरांवाला का दौर। लेकिन उसके बावजूद ये एग्जाम्पल कहाँ से आती है कि वो एक पेन लेते हैं और अपने केडरों में लोगों को उसमें जाते हैं, जहाँ उसके बाद वो 80 के दौर के बाद साइकिल उठाते हैं। ये तो हमने कहीं पढ़ा नहीं है कि किसी ने साइकिल यात्रा की, किसी महापुरुष ने, जहाँ दुनिया भर में किसी महान शख्सियत ने, जहाँ किसी ने पेन उठाकर लोगों को उसमें जाए। ये आइडिया क्या साहब एक साइंसदान से इस वक्त इस करके उनके मन में आते थे, जहाँ कहाँ से आते थे ये आइडिया? आपने जो सवाल पूछा है बड़ा टेढ़ा था सवाल है जे। साहब कांशी राम ने, मैंने आपको पहले बता दिया था कि बाबा साहब का मिशन जो था 1956 में ख़त्म हो गया था। लोग उनके साथ काम करने के लिए उनके विचारों को नहीं समझे थे, क्योंकि मैंने पहले बता दिया था कि महाराष्ट्र का कल्चरल रिवोल्ट, समाज को सभ्याचारक क्रांति 1848 से लेकर 1956 तक, महात्मा ज्योतिबा फुले ओबीसी के थे, जिनका 1848 से लेकर 1891 तक, और उसके बाद 1891 से लेकर 1922 तक साहू जी महाराज वो भी ओबीसी के थे। उसके बाद साहू जी महाराज ने डॉक्टर अम्बेडकर को अपना उत्तराधिकारी अनाउंस कर दिया था मरने से पहले, लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर का साथ किसी भी ओबीसी की जाति ने नहीं दिया, और एक तरह का जो बाबा साहब का जो सामाजिक आंदोलन था वो स्टॉप हो गया। अब उसके बाद आज मुझे फिर बात बतानी चाहूँगा कि साहब कांशी राम जब पूना में गए, पूना में जाकर उन्होंने डिफेंस एक्सप्लोजिव फैक्ट्री के अंदर ज्वाइन किया। वहाँ पर भी बहुत रिवोल्ट हुए और उनको उन दिनों के अंदर दीना पाना मिले। दीना पाना जो एक बहुत बड़े नेता थे राजस्थान के, और उन्होंने उनकी मदद की साहब कांशी राम ने, क्योंकि दो छुट्टियाँ थी, एक अम्बेडकर जयंती, एक बुद्ध जयंती। उनको दूसरे जाति के लोगों ने उनको रद्द कर दिया, तो दीना पाना उसके लिए लड़ रहे थे, तो साहब कांशी राम ने उनका साथ दिया और वो छुट्टियाँ बहाल हुए। उसके बाद दीना पाना जी ने एक बुक दी साहब कांशी राम को, इनहिलेशन ऑफ कास्ट, जात पात का बीज नाश करना, क्योंकि वो जात पात जो है हर बीमारी की जड़ है। जहाँ जात पात होगी एक जाति दूसरी जाति को आगे बढ़ने से रोकेगी।
वो कहेगा मैं ऊँचा हूँ, मैं ऊँचा। वो किताब पढ़ने के बाद 3 दफ़ा उन्होंने किताब पढ़ी, वो एक रात के अंदर 3 दफ़ा पढ़ने के बाद उन्होंने उस बुक को पढ़कर फैसला किया और वो निकल पड़े। और ये 1936 का भाषण है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का, क्योंकि जब डॉक्टर अम्बेडकर ने 1935 में ये कह दिया था कि हिंदू धर्म में मैं पैदा हो गया, ये मेरे बस की बात नहीं, इसमें मैं रहकर मरूंगा नहीं, ये मेरे बस की बात है। तो साहब कांशीराम ने उसी भाषण को जब 1936 के अंदर बाबा साहब ने हिंदू धर्म को त्यागने की अनाउंसमेंट कर दी और मुस्लिम इस्लाम धर्म के बारे में, क्रिश्चियनिटी के बारे में, हर धर्म के बारे में लोगों ने अप्रोच किया डॉक्टर अम्बेडकर को कि आप आइए हमारे धर्म में, आप आइए। और वो चीज़ क्या था, वो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट क्या थे। अब इसके बारे में मैं आपको बता देना चाहूँगा कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जातियों को ख़त्म करने के लिए अपनी ज़िंदगी लगा दी। अब 1936 का जो भाषण था, आर्य समाजियों ने 1936 के अंदर लाहौर में जाति तौर सम्मेलन बुलाया और जाति तौर सम्मेलन में डॉक्टर अम्बेडकर को अध्यक्षता करने के लिए उनके पास कोई भी इंसान नहीं था, आदमी नहीं था, क्योंकि डॉक्टर अम्बेडकर के पास किसी की जाने की ताकत नहीं थी। एक थे संतराम बीए जो कि प्रजापति समाज में थे और उन्होंने 1922 के अंदर जाति तौर समाज की बुनियाद रखी थी और डॉक्टर अम्बेडकर उनसे बड़ा प्यार करते थे, उनकी बड़ी इज्जत करते थे और उनसे 3 साल छोटे थे संतराम बीए से। अब आर्य समाजियों ने संतराम बीए आर्य समाज की ओर झुके थे। जब उनके साथ कोई नहीं आया, आर्य समाजिया ने संतराम बीए को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को उस सम्मेलन के जाति तौर सम्मेलन की अध्यक्षता करने के लिए बाबा साहब के पास भेजा। बाबा साहब पर संतराम बीए गए कि आपको आर्य समाजियों ने बुलाया है वहाँ पर अध्यक्षता करने के लिए। तो बाबा साहब ने कहा पहली बात तो ये है, मैं किसी के मंच पर मैं नहीं जाता, अपने लोगों के मंच पर जाता हूँ, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। अब आप आए हैं तो मैं उस मंच पर आने के लिए, अध्यक्षता करने के लिए मैं तैयार हूँ। और उसके लिए उन्होंने बोला आप अपना भाषण तैयार करें। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अपना भाषण तैयार किया। अगर आप जातियों को ख़त्म करना चाहते हैं, गीता रामायण महाभारत मनुस्मृति को जला दो। और एज ए हिंदू मेरा आखिरी भाषण है, बाबा साहब ने उस बुक में लिखा था, कहा था, लिखा हुआ भाषण में। अब जब वो भाषण लेकर वो आर्य समाजिया के पास संतराम बीए लाहौर गए, उनको बड़ा गुस्सा आया। उन्होंने बोला हम डॉक्टर अम्बेडकर को नहीं बुलाएंगे। उन्होंने बोला कि भाई हम ये नहीं चाहते। अब जब जातियों को ख़त्म करना चाहते हो और यदि धर्म ग्रंथों के अंदर जातियों को नाम वर्णन है तो उनको तो ख़त्म करना चाहिए, तभी तो ख़त्म हो गई जातियाँ, तब तो जातियाँ ख़त्म हो गई। अब वो कुछ दिनों के बाद उन्होंने आर्य समाजियों ने संतराम बीए को कहा कि ठीक है हम लोग गीता रामायण महाभारत मनुस्मृति को दिला देंगे, लेकिन जो डॉक्टर अम्बेडकर ने आखिरी लाइन लिखी है कि एज ए हिंदू मेरा आखिरी भाषण है, वो इस लाइन को काट दे। अब संतराम बीए फिर बम्बे गए बाबा साहब के घर। उनको बोला भी आर्य समाजी मान गए हैं कि आप ने जो लिखा है गीता रामायण महाभारत मनुस्मृति को दिला दो। वो कहते हम दिला देंगे, लेकिन जो उन्होंने ये लाइन लिखी आखिरी, एज ए हिंदू मेरा आखिरी भाषण है, आप इस लाइन को काट दो। तो बाबा साहब ने क्या जवाब दिया, क्या मुझे हिंदू रहना ही नहीं है तो मैं लाइन क्यों काटूं। और वो जो सम्मेलन था जाति तौर सम्मेलन, वो हमेशा के लिए पोस्टपोन हो गया। और उस भाषण को बाबा साहब ने एक छोटी सी बुक के रूप में प्रिंट करा के सारे इंडिया में पहुंचा दिया। और इसलिए जो एनिहिलेशन बुक है वो साहब कांशीराम ने पढ़ी थी और पढ़ कर निकल पड़े। अब सवाल दिया गया साहब कांशीराम उस बुक में क्या लिखा था। उन्होंने उसी बुक को लेकर
अपने अंदर एक चाहत पैदा की कि मैं आज उन्हीं की बातों के ऊपर जो बाबा साहब चाहते थे मैं उसको पूरा करूँगा। तो साहब कांशीराम निकल पड़े और उन्होंने उन पढ़े लिखे हुए लोगों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया, जिनके ऊपर उम्मीदें थी, जिनके ऊपर बहुत आशाएं थी, जिनको डॉक्टर अम्बेडकर ने बोला था कि पढ़े लिखे लोगों ने मुझे धोखा दे दिया। उन्होंने उन्हीं लोगों को इकट्ठा कर सारा 10 साल तक 11 साल तक वो घूमते रहे, इकट्ठे करते रहे। 30 लाख से ज़्यादा लोग इकट्ठे हुए और उन्होंने 6 दिसंबर 1978 को बाम सेव की शक्ल में एक संस्था उन्होंने उसकी बुनियाद रखी, बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटी प्राइज फेडरेशन। इसके अंदर किसी भी शेड्यूल का जाति का नाम नहीं है। और इसी तरह वो जो आंदोलन था साहब कांशीराम का, वो घर घर तक पहुंचा और उन्होंने उसी आंदोलन को बाबा साहब की बातों को लेकर एक कैडर के रूप में लोगों को देना शुरू कर दिया। और वो किसी गांव में भी जाते थे तो एक चाक लेकर दीवार के ऊपर समाज की व्यवस्था बनाकर लोगों को समझा कर चल पड़ते थे, जो कि बहुत आसानी से लोगों के दिमागों में आ जाती थी कि हम इस व्यवस्था के जो शिकार हैं सिर्फ हम ही हैं, हम के अलावा कोई नहीं। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की बात को साहब कांशीराम ने प्रैक्टिकल के रूप में लोगों को बताना शुरू किया और लोग जल्दी ही इस बात को समझ गए कि भाई हमें इस व्यवस्था जो है जात पात की व्यवस्था को हम इसी के शिकार हैं, हमें इससे निकलना चाहिए। तो वो लोग इकट्ठे होते गए। तो बाबा साहब की बात को लेकर साहब कांशीराम ने सबसे पहले उन लोगों को जोड़ा जो कि इस व्यवस्था के सबसे बड़े शिकार थे, वो था अछूत समाज। जब अछूत समाज तैयार हो गया तब उन्होंने बाबा साहब की बात को लेकर कि उन्होंने ओबीसी के लोगों को भी 27% कॉन्स्टिट्यूशन में दिया। अब ओबीसी के लोग कौन है? ये भी अछूतों में से निकले हुए हैं, लेकिन वो मानते नहीं थे। उन्होंने इनको जोड़ना शुरू कर दिया, अदर बैकवर्ड क्लासेस सब लोगों को। जब वो जुड़ते गए वो ग्राफ बढ़ता गया। जब ग्राफ बढ़ता गया उधर से ऊपर से ग्राफ डाउन होता गया। आखिर में क्योंकि हमने एक बहुत लाइन तक जाना था जो कि बराबरी की लाइन थी, जिसमें सारे के सारे लोग ऊपर से हर जाति धर्म बरादरी के लोग बराबर आ जाए। जब तक वो बराबर नहीं आ जाते तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। लेकिन बदकिस्मती से साहब कांशीराम हमारे बीच में चले गए और उसके बाद वो जो कैडर सिस्टम था वो 2006 के बाद 7 के बाद कैडर सिस्टम जो था वो चला नहीं, क्योंकि कैडर सिस्टम के बगैर हम लोग अपने समाजों को जोड़ नहीं सकते। इसके अंदर हर जाति धर्म बरादरी को मान और सम्मान दिया गया है। साहब कांशीराम ने किसी भी जाति धर्म बरादरी के खिलाफ उन्होंने कभी नहीं कहा, जैसे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने भी किसी जाति धर्म बरादरी के ऊपर कभी अटैक नहीं किया है। उन्होंने जातियों के आधार पर तोड़े हुए लोगों को जोड़ना शुरू किया। यही काम साहब कांशीराम ने भी किया और जिसके बाद उनके मिशन मूवमेंट बहुत आगे बढ़ गया। 1956 में जब नागपुर में जब बाबा साहब 1956 में बुद्धिस्ट ग्रहण करते हैं तो वो नागपुर की भूमि होती है। लेकिन जब साहब 6 दिसंबर 1979 को पहला एक नेशनल बाम सेफ का अधिवेशन बनाते हैं तो वो भी नागपुर क्या इसलिए ब्राह्मणवाद की राजनीति नहीं कहा जा सकता है, जहाँ उसको आरएसएस को काउंटर करने के लिए, जहाँ कोई और वजह है? देखिए, ये बात बिल्कुल गलत है। उन्होंने किसी को काउंटर नहीं किया है। उन्होंने अपने समाज को मजबूत किया है कि तुम अपनी जितनी एनर्जी जितनी ताकत तुम दूसरों की गलतियों में निकालने में लगाते हो उतनी ताकत तुम अपने आप को सुधारने में लगाइए। उन्होंने नागपुर इसलिए नहीं चुना था, नागपुर में इसलिए नहीं गए थे कि किसी को काउंटर करने के लिए। आज मैं आपसे फिर बात करता हूँ, हमको कभी भी किसी के ऊपर क्रिटिसाइज नहीं करना है और हम लोगों को अपने आप को सुधारना है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा के मुताबिक। और जब हम उस विचारधारा के मुताबिक अपने आप को मोल्ड कर लेंगे
तो फिर हमारी गिनती भी बढ़ेगी, हमारी ताकत भी बढ़ेगी और हमारे पास पॉलिटिकल पावर भी आएगी। इसलिए उन्होंने कभी किसी के ऊपर अटैक नहीं किया है। अब ये जो रिजर्वेशन थे बाम सेव के, वो सारे इंडिया में उन्होंने किए हैं। देने के लिए नागपुर में किया है, सारे इंडिया में सबसे पहला तो दिल्ली में हुआ था। आज मैं आपसे फिर बात करनी चाहूँगा, क्योंकि ये जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की बात को आगे बढ़ाकर 1978 के अंदर बाम सेव बनाई, उसके बाद TS4 बनाई, उसके बाद उन्होंने BSP बनाई। BSP बनते ही जैसे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने हर जाति धर्म बरादरी के लिए जोड़ा, उनको इज्जत मान सम्मान दिया, उसी के आधार पर जैसा 1950 में SC+ST को एक कर दिया, 1952 में SC+ST प्लस OBC को एक कर दिया और 1954 में डॉक्टर अम्बेडकर ने SC+ST प्लस OBC प्लस माइनॉरिटी को एक कर दिया। उसी के आधार पर साहब कांशी राम ने BSP बनाते ही देश में 6 सम्मेलन किए जाति वाइज। पहला सम्मेलन 1989 के अंदर दिल्ली में किया। किन के लिए? जाट समाज के लिए, चमार समाज के लिए, अछूत समाज के लिए, SC/ST के लिए। उसमें ये कहा गया कि आपका जो हित है वो बहुजन समाज पार्टी के साथ है। और दूसरा सम्मेलन उन्होंने मुरादाबाद में किया मुस्लिम समाज के लिए। मुस्लिम समाज के लोगों, आपका जो हित है वो बहुजन समाज पार्टी के साथ है। और तीसरा सम्मेलन उन्होंने नागपुर में किया 1989 के अंदर। OBC के लोगों, OBC समाज के लिए, OBC के लोगों, तुम्हारा जो हित है वो भी BSP के साथ है। चौथा सम्मेलन लुधियाना में किया जाट समाज के लिए, क्या जाट समाज के लोगों, तुम्हारा हित भी जो है वो BSP साथ है। और पांचवा सम्मेलन मध्य प्रदेश में कहाँ किया अभी जरा बताइए? रायपुर में। वहाँ पर पांचवा सम्मेलन उन्होंने मध्य प्रदेश में किया, रायपुर में। हाँ, ST के लिए। ST के लोगों, तुम्हारा हित भी इसी के साथ है। 6वां सम्मेलन उन्होंने बंगलौर में किया ईसाई समाज के लिए। ईसाई समाज के लोगों, तुम्हारा हित भी बहुजन समाज पार्टी के साथ है। ये सारी की सारी सोच जो है वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की सोच के आधार पर थी। साहब कांशी राम ने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की सोच में कभी भी उन्होंने एक लाइन भी चेंज नहीं की, जबकि मैं तो उनके साथ रहा आखिरी वक्त तक। और 2005 के अंदर 5 करोड़ लोगों के साथ बुद्धिज़्म को अपनाने वाले थे, लेकिन बदकिस्मती से वो हमारे बीच में चले गए, क्योंकि 5 लाख लोगों के साथ बाबा साहब ने वो धर्म अपनाया था, लेकिन साहब कांशी राम 5 करोड़ लोगों के साथ बुद्धिज़्म को अपनाने वाले थे। तो इसी सोच को लेकर साहब कांशी राम ने आगे बहुत आगे तक चले गए और उन्होंने बाबा साहब की सोच को ही आगे बढ़ाया। उन्होंने उनकी सोच को कभी पीछे आने नहीं दिया। बाबा साहब ने बोला भी मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया, हाँ, लेकिन वही पढ़े लिखे लोगों को 85 से लेकर 86 तक डिस्प्यूट पैदा हो गया बाम सेव के बीच और एक साहब के बीच में। वो क्या रीजन था? देखिए कि बाद में वो मैं बताऊं, एक बहुत बड़ा पुराना नेता, मैं नाम नहीं लिया करता किसी का, क्योंकि मैं नाम नहीं लेता। वो किसी की बातों में आकर, राजीव गांधी की बातों में आकर, या किसी की बातों में आकर, या किसी में आकर उन्होंने बाम सेव को रजिस्टर कराना चाहा, जबकि साहब कांशी राम ने कभी भी बाम सेव को रजिस्टर होने नहीं दिया। इसी पर मतभेद हो गए, क्योंकि साहब कांशी राम नहीं चाहते थे कि पढ़े लिखे लोग जो हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, इनके ऊपर कोई अपने डिपार्टमेंटल कार्रवाई हो, इसलिए वो इसको रजिस्टर्ड करवाना नहीं चाहते थे। और इसी वजह से डिस्प्यूट हुआ था और उस डिस्प्यूट के अंदर वो बाम सेव जो था वो 2 हिस्सों में बट गया। अब इसके ऊपर मैं लंबी बात करूंगा तो बहुत कंट्रोवर्सी हो जाएगी, क्योंकि आज मैं ये बता देना चाहूँगा 1989 के अंदर राजीव गांधी जो था, आज मैं बता रहा हूँ अमेठी के इलेक्शन के अंदर
साहब कांशीराम वहाँ से खड़े हुए थे, पता होगा आपको। जब खड़े हुए थे लोगों ने उनका विरोध किया। उन्होंने बोला कि आप क्यों खड़े हो रहे हैं, आपको खड़े हो आप जी तो नहीं सकेंगे। लेकिन सवाल ये है, आप साहब के भैया साहब की सोच को उसके बराबर तो किसी की सोच नहीं है। उन दिनों के अंदर 1989 के अंदर देश के कई हिस्सों में इलेक्शन थी, तो साहब कांशीराम ने ये सोच कर कि मैं मिट्टी से राजीव गांधी के खिलाफ इलेक्शन लड़ूंगा ताकि इसकी सारी ताकत जो है वो वहीं लगे, बाकी स्टेटों में राजीव गांधी जा ना सके। और यही हुआ। अब उसके बाद जब इलेक्शन हुई और उसके अंदर हार हुई तो जो रूलिंग पार्टी कांग्रेस थी अपोजिशन में आ गई। और साहब कांशीराम कहा करते थे, मैं दिल्ली के मुग़ल बादशाह को रोड पर ले आया हूँ, मैं दिल्ली के मुग़ल बादशाह को मैं रोड पर आया हूँ, क्योंकि मैंने उसको रोड मास्टर बना दिया। मैं तो परदेशी रोड मास्टर हूँ। अब चलते चलते जब मुझे वो भी मिलता है, मैं भी मिलता हूँ, वो अपना दुख रोता है, मैं अपना दुख रोता हूँ। अगर मैं उसको रोड मास्टर ना बनाता तो वो मेरी बात को क्यों सुनता। इसलिए मैं ज़्यादातर लंबी बात जू नहीं करनी चाहूँगा, क्योंकि इसमें बहुत बड़ी बातें आ जाती हैं। तो साहब कांशीराम ने रूलिंग पार्टी को अपोजिशन में बैठा दिया और जो रूलर था उसको रोड मास्टर बना दिया। तो इसलिए ये साहब कांशीराम की जो सोच थी कि मैं अगर इलेक्शन लड़ रहा हूँ तो मैं सारी ताकत उसको मैं यहीं एंगेज कर दूँगा, बजाय बाकी स्टेटों में जाने से वो बच जाएगा। अगर 22 स्टेटों में जाएगा, सब स्टेटों में, तो फिर वहाँ पर ਉਹਦੀ वोट बैंक बढ़ सकता है, ਉਹਦੇ MP मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बढ़ सकते हैं। अगर मैं उसको यहीं पर ही अंगेज कर दूंगा तो बाकी स्टेटों में वो नहीं जाएंगे और वो अपनी पावर को खो देगा और अपोजिशन में वो आ जाएगा। अगर देखा जाए तो साहब कांशीराम के समकाली बहुत से शेड्यूल्ड कास्ट के लोग, जगजीवन राम को बोल सकते हैं, मीरा कुमारी बोल सकते हैं, रामविलास पासवान बोल सकते हैं, छत्तीसगढ़ से अजीत जोगी बोल सकते हैं, लेकिन उसके बराबर देखा जाए तो मान्यवर के ही दिल में इतनी चाहत या इतना दर्द क्यों था बहुजन समाज के लिए। अब ये बात मैं आपको ये बता दी कि साहब कांशीराम ने जब साहब की बुक लिटरेचर और उन्होंने महाराष्ट्र में बोल दिया था सब लोगों को, एक खाड़गे धर्मशाला पूर्ण करने का समझौता हुआ था मोहन तारिया और दादा साहब गायकवाड़ के बीच में, जिसमें 520 सीटें कांग्रेस को, 1 सीट मिली RPI को। तो साहब ने वहाँ से बोला कि हमें मिशन मूवमेंट पर काम करना चाहिए और हमें MP MLA बनने में दिलचस्पी नहीं करनी चाहिए। लेकिन उनकी बात को उन्होंने नहीं माना तो साहब आ गए। अब ये बात आ जाती है उनके अंदर दर्द क्यों आया, सवाल आते कि साहब कांशीराम के अंदर दर्द कैसे आया। बात तो यही है ना, उन्होंने काम क्यों किया। अब जो इसी बात को लेकर साहब कांशीराम ने हमेशा यही कहा कि मैं सब बाबा साहब की बात को, जो अधूरी बात है, मैं उसको पूरा करना। उनका विरोध भी हुआ। अब अभी आपने कहा कि लोगों ने विरोध किया। आज मैं आपसे बात पूछना चाहूँगा, आपसे 1992 के अंदर 106 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मिलने के लिए राष्ट्रपति को गए थे और राष्ट्रपति ने मिलने से मना कर दिया था। और उसके बाद उन्होंने एक SC/ST फॉर्म बनाई थी और उनकी मीटिंग हुई थी जून 1992 के अंदर महाबरम कार दिल्ली के अंदर, और उसमें मैं भी गया था। और उसके अंदर BP मौर्य, उसके अंदर पासवान, बूटा सिंह और सब लोग उसमें आए हुए थे। सब लोगों ने भाषण किए और उसके बाद जब भाषण किए, उनके भाषण से पहले BP मौर्य बोल रहे थे, हम राष्ट्रपति को हटा देंगे, राष्ट्रपति ने हमारी बेइज्जती की है। अब उसके बाद साहब कांशीराम का नंबर आया बोलने के लिए। जब साहब कांशीराम उठे बोलने के लिए, उन्होंने कहा कि मैं अभी बहुत क्रांतिकारी भाषण सुन रहा था BP मौर्य का, बहुत क्रांतिकारी भाषण मैं सुन रहा था BP मौर्य का। अरे राष्ट्रपति ने कौन सी गलती की है जो आपको मिलने से मना किया। और आज मैं ये भी बता दूं, वहाँ बैठे मैं सोच रहा था कि साहब ने बोला है, बहुत बड़ा बोला। उन्होंने क्या बोल दिया, मेरी तो सोच उनके बराबर नहीं थी।
उन्हें बोला कि राष्ट्रपति ने मिलने से मना किया, कौन सी गलती की? क्योंकि राष्ट्रपति तुम्हारी औकात को जानता है, ऐसे साहब कांची राम बोले थे। क्योंकि जब आप लोग पार्लियामेंट में नहीं बोल सकते, पार्लियामेंट में तुम्हारी आवाज़ नहीं निकलती, तो राष्ट्रपति ने बोला तो मेरा क्या बिगाड़ दोगे? अब साहब कांची राम ने कहा, अभी अभी बीबी मौर्य कह रहे हैं कि हमारा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। उन दिनों के अंदर यूपी के अंदर रीजनल पार्टी बन चुकी थी, बीएसपी। उन्होंने कहा कि भाई मेरा अभी प्लेटफॉर्म बना है, रीजनल पार्टी ही सही, और नेशनल पार्टी कैसे बनती है ये भी मैं बीपी मौर्य की ख्वाहिश को पूरी कर दूंगा। और वहाँ पर उन्होंने क्या कहा साहब कांशी राम ने? उन्होंने कहा था जब तक, क्योंकि अगर छोटे शहर में जाओ तो छोटे थानेदार नहीं सुनता हमारे लोगों की बात, बड़े शहर में आओ तो बड़ा थानेदार नहीं सुनता। तो बताइए हमारे लोग नाराज होंगे या नहीं होंगे? उन्होंने कहा कि जब तक इन इंडिपेंडेंट इंडिया में हम डिपेंडेंट रहेंगे, हमारे ऊपर एट्रोसिटी और गरीबी कभी ख़त्म होने वाली नहीं है। ये साहब कांशी राम के वर्ल्ड थे। उन्होंने कहा कि आप लोग मुझे 50 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट दस्तखत करके दे दो और मैं राष्ट्रपति के खिलाफ इम्पीचमेंट मोशन लाता हूँ। आप मुझे 50 दे दो, 50 वो सारे के सारे 1932 के चमचे थे, आप मुझे 50 साहब भी दस्तखत करके दे दो। अब जब पासवान को कहा, वो कहते आप जानते हो ना हमारी मजबूरी है, तो साहब ने फिर वहाँ यही लफ्ज़ फिर कहते कि छोटे गांव में छोटा थानेदार नहीं सुनता, बड़े शहर में बड़ा थानेदार नहीं सुनता, तो हमारे लोगों का मनोबल टूट जाएगा। तो उन्होंने साहब ने आखिर में ये बात कही कि आप लोगों को अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनानी चाहिए, एक ताकत बनानी चाहिए, ताकि लोग आप अपने पावर को हाथ में ले सको और जो भी अधूरे काम हो आप पूरे कर सको। इसलिए साहब कांची राम ने पूरी ताकत लगाकर उत्तर प्रदेश के अंदर बहुजन समाज पार्टी को पावर में लाए और 4 बार मुख्यमंत्री बनी बहन कुमारी मायावती, और वो बन के उन्होंने ये बनाकर साहब कांशी राम कामदेव उसको पूरा किया। तो आज भी मैं आप लोगों से यही अपील करता हूँ कि आप लोग वोट की कीमत को समझकर अपने लोगों में जाकर उनको एकजुट बनाकर पॉलिटिकल पावर को अपने हाथ में ले। वो हम कैसे लेंगे? छोटे छोटे कैडर लेकर साहब कांची राम की तरह हम कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर, बाबा साहब के संघर्ष के आधार पर, साहब कांची राम की सोच के आधार पर, उनके जो संघर्ष किया उसके आधार पर लोगों को कैडर दे देकर तैयार करें, ताकि छोटे छोटे कैडर देकर 10-10, 20-20 लोगों को उनके बीच में हम उनके अंदर के चाहत पैदा करें। और जब उनके अंदर ये चाहत पैदा होगी तो फिर पॉलिटिकल पावर को हासिल करना हमारे लिए मुश्किल नहीं है, हम पॉलिटिकल पावर को हाथ में लेंगे। आप और हम सब जानते हैं कि साहब जिसके साथ भी कॉम्प्रोमाइज़ करते थे इलेक्शन के बाद, जैसे समाजवादी पार्टी से किया और 2-3 बार बीजेपी के साथ किया, लेकिन साहब समझौता तो कर लेते थे, लेकिन तोड़ने की बहुत जल्दी कोई ना कोई स्टेटमेंट दे देते थे। जैसे BN गौड़गा ने स्टेटमेंट दिया 98 में, वे बीजेपी के साथ ये 3 महीने भी साहब नहीं चलेंगे, तो साहब ने बोला मैं तो 3 घंटे भी साथ नहीं चलने को तैयार बीजेपी के साथ। हालांकि वो सपोर्ट देकर मायावती जी को मुख्यमंत्री, ऐसी जुर्त जैसा स्टेमिना कहाँ से आता था साहब को? देखिए, ये बात मैं फिर आप लोगों को बार बार कह देना चाहता हूँ कि समाज की व्यवस्था के कारण, लालच के कारण, बिकने के कारण, अपनी कीमत लेने के कारण लोग बहुत जल्दी अपनी कीमत ले देते हैं। मैं आज आपको इसी बात को बताऊं जो बात मैंने साहब कांशी राम से सुनी है। और 1956 दिसंबर की 4 तारीख को भगत अमीचंद, जो कि दिल्ली हरिजन लीग के प्रेसिडेंट थे, वो बाबा साहब को मिलने के लिए आए थे अब 26 अली पर रोड पर। जब आए मिलने के लिए, लंबे चौड़े थे, गांधी टोपी पहनी हुई, खद्दो कुर्ता पहना हुआ। तो बाबा साहब ने कहा ये कौन आया? उन्होंने बोले ये भगत अमीचंद आए हैं। उन्होंने कहा ये नलायक काय के लिए आ गया? इतने में भगत अमीचंद आया, ऐसे बैठे हुए थे। बाबा साहब के उसने टोपी उतारी, बाबा साहब के पाँव साफ किए, खड़ा हो गया। हाँ भी तू कैसे आया?
भगत अमीर चांद तू कैसे आया? कहता मैं साहब आपसे आशीर्वाद लेने के लिए आया हूँ। वो कह रहा कि 2.5 साल पहले जब आपको दिल्ली हरिजन लीग का प्रेसिडेंट बनाया, जब से तू मेरे को गाली दे रहा है, इससे ज़्यादा आशीर्वाद तुम्हें मैं और क्या दूंगा? ये आशीर्वाद तो मैं तुम्हें दे रहा हूँ। अब उसके बाद लोगों ने कहना शुरू कर दिया, हाँ भी तू बाबा साहब को गाली क्यों देता है, बाबा साहब के खिलाफ क्यों है? वो कह रहे जितना भी मैं बाबा साहब के खिलाफ होवांगा उतने मेरे काम बिगड़े हुए बनते हैं, हमारी इज्जत होती, मान सम्मान होता है। तब डॉक्टर अम्बेडकर ने क्या कहा था, जैसे एक मालिक रोटी का टुकड़ा अपने कुत्ते को डालता है, अब वो ताज जिंदगी उसके लिए पूछ लाता रहता है, तुम्हें ही अपने मालिक के लिए पूछ लाते रहना, उसके साथ दगा मत करना। कुछ बातें होने के बाद जब देखा कि भगत अमीर चांद के सब लोग मेरे खिलाफ हो गए कि बाबा साहब के खिलाफ बोलना नहीं चाहिए, उठा, टोपी से बाबा साहब के पाँव साफ किए और नमस्कार किया और चल दिया। जब वो चल दिया उस वक्त बाबा साहब ने क्या कहा, ऐसे लोग मेरे समाज के अंदर आज अपनी कीमत लेने वाले, गद्दारी करने वाले, बिकने वाले, समाज को बेचने वाले अगर ना होते तो मैं समाज के हित के लिए लड़ाई कई साल पहले ही जी चुका होता। ये बाबा साहब ने भी कहा था। सत्ता मिले या ना मिले, लेकिन जो सामाजिक क्रांति है ये चलती रहनी चाहिए, ऐसा क्यों बोला था साहब? हाँ, पहली बात सत्ता तो का जो है, लालच क्यों नहीं था? पहली बात जो है, आप सामाजिक क्रांति की बात करते हो, जिस नेता की या जिस पार्टी की गैर राजनीतिक जड़ें मजबूत नहीं होती, वो नेता और पार्टी कभी पावर में नहीं आएगी। सत्ता मिले ना मिले, पावर आए ना आए, समाज के परिवर्तन की लड़ाई हमें हमेशा कंटिन्यू करनी है। समाजों के बीच में जाकर हमें समाजों को जोड़ना है। जब तक हम समाज के बीच में जाकर समाज को नहीं जोड़ेंगे तो हम सत्ता की तरफ कैसे बढ़ेंगे? हम अपने बलबूते पर कोई भी पार्टी, कोई भी समाज, जितनी भी जातियाँ हैं, कोई भी जाति अपने बलबूते पर सत्ता पर कब्जा नहीं कर सकती। इसलिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर SC+ST को ये कर दिया, उसके बाद 22.5%, उसके बाद 27% OBC को दे दिया। अब उस दिन डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था जिस दिन SC ST OBC के लोग एक हो गए उसे सत्ता तुम्हारे हाथ में होगी। उसके बाद उन्होंने माइनॉरिटी को भी ये कर दिया। अब सवाल दिया गया कि हमारे लोग कितना गए हैं OBC के लोगों के बीच में, कितना लोग हमारे गए हैं कि SC ST और OBC को ये करने के लिए? पहले बताइए, साहब कांशी राम ने सारा टाइम SC ST OBC के लोगों के करने में लगाया, इसी कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर। आज मैं पूछना चाहता हूँ कितने लोग OBC के लोगों में जाकर ये बोला कि आप हमारे भाई हो तो मैं हमारे हो, हम तुम्हारे हैं, हमें एकजुट होकर सत्ता को हासिल करना है। आप किसी OBC के ले लो, क्या उनके पास ताकत है? क्या उनके पास प्रॉस्पेरिटी है? क्या वो पूरी तरह से अपने आप पर डिपेंड करते हैं? नहीं, उनके अंदर भी गरीबी है। इसलिए बाबा साहब ने इनको SC ST OBC को एक कर दिया था। आज मैं ये बताना चाहता हूँ, शेड्यूल कास्ट को जाति नहीं है। ये 1931 के अंदर एक शेड्यूल बना था जातियों का। प्राइम मिनिस्टर MJ मैकडॉनल्ड ने कहा था बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को, ये गांधी और कंपनी के लोग तुम्हारा विरोध कर रहे हैं, आप एक काम करिए, एक शेड्यूल बनाइए जो तुम्हारी कमज़ोर जातियाँ हैं। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने उन जातियों की सूची बनाई, सूची तैयार की। जब इनको बोला OBC के लोगों को आओ मेरी सूची में नाम दर्ज करा दीजिए, हैं हम चमार बनेंगे। लेकिन याद रखना, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इनको ये समझ कर आज नहीं मानते, वक्त आने पर ये है तो मेरे ही, मैं इनको कैसे छोड़ूंगा। उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर OBC के लिए 27% प्रोविजन बना दिया। अब आप ये बताइए, डॉक्टर अम्बेडकर ने उन जातियों के लिए क्यों नहीं बनाया जो अपने आप को ऊँची जाति कहती थी, और इन्हें OBC के लिए क्यों बनाया? क्योंकि OBC के लोग जो थे हमारे समाज में से निकले हुए थे, अछूतों में से निकले हुए। एक क्या अमेरिका, इंग्लैंड, अफ्रीका से तो नहीं आए। अब ये OBC के लोग आए कहाँ से, किधर से आए? हमारे किसी आदमी जाकर OBC के लोगों को ये नहीं पूछा बताइए आप हो कौन, आप आए कहाँ से? उन पर कोई जवाब नहीं है। पर सवाल यह है कि हमारे को
इन महापुरुषों के नॉलेज को पूरी तरह से हासिल करना चाहिए, ताकि दूसरे लोगों को हम उनके सवालों का जवाब दे सकें। इसलिए ओबीसी के लोग भी हमारे ही हैं, हमें उनके बीच में जाकर उनको अपने साथ जोड़ना होगा। एक ऐसा साधारण सा शख्स जिसका बैकग्राउंड पंजाब से है, लेकिन वो साधारण से कपड़े पहनता है, कफ लगे हुए नहीं हैं, बटन ऊंचे नीचे हुए, तो कोई पहनने का, कोई पहरावा का कोई ढंग नहीं है, कोई रंग नहीं है, तो कोई अच्छी गाड़ी नहीं है, साइकिल है, ट्रेन में सफ़र करता है, तो खाना पीना बिल्कुल साधारण है। लेकिन बड़े बड़े जो पावरफुल सत्ता में लोग थे उस वक्त, वो कांपते थे साहब से। क्यों? सवाल है क्या करैक्टर और लियाकत, ये बहुत बड़ी चीज़ है जी। और जिस इंसान का करैक्टर है, लियाकत है, दुनिया का कोई भी मात्र परस्त आदमी उसको नीचा दिखा नहीं सकता। साहब कांशी राम का करैक्टर, उसका लियाकत और सुंदर समाज के लिए जज्बा, उनकी प्रतिज्ञाएँ इतनी कठिन थी कि कोई आदमी उसके बारे में सोच नहीं सकता था। और जिसने कहा था कि ताज ज़िंदगी में अपना घर नहीं बसाऊँगा, ताज ज़िंदगी में कर नहीं जाऊँगा, ताज ज़िंदगी में कभी भी अपने नाम पर पैसा नहीं रखूँगा, मैं कभी भी कोई ऐसा काम नहीं करूँगा। अब जे मैं आपसे पूछता हूँ कि कितनी कठिन प्रतिज्ञाएँ थी उस महापुरुष की। आज आप जिनको ले लो, जिनको हम कहते हैं ये बहुत बड़ा नेता है, अरे जब उनके चिट्ठे खोलते हैं वो जेल में जाता है, वो बच नहीं पाता। तो आज मैं जो आपको बता दूं कि साहब कांशी राम के करैक्टर, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के करैक्टर पर दुनिया की कोई ताकत उंगली उठाने वाली पैदा नहीं हुई। तो इसलिए मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ, वो साधारण, वो कोई मामूली इंसान नहीं था, वो एक बहुत बड़ा इंसान था जिसने दुनिया की हर चीज़ को, जिसकी वजह से लोग अपने रास्ते से भटक जाते हैं, और उनको त्याग दिया। आलस, लालच और भय, ये तीन चीज़ें बड़ी खतरनाक हैं। उन्होंने इन तीन चीज़ों को त्याग कर और समाज को सही दिशा दी, ईमानदारी की दिशा दी, और अपने आप को सबसे पहले उन्होंने शुद्ध किया। आज जैसा मैं अभी कई दफ़ा बोलता हूँ कि दूसरे को गलतियाँ निकालने से पहले आदमी को सारा जो टाइम दूसरों पर हम खर्च करते हैं, वो ये कर रहा है, वो बिक रहा है, वो ऐसे कर रहा है, हमें अपनी गलतियों को निकालना चाहिए। तो साहब कांशी राम के सामने लोग आते थे, साहब वो बिक गया, वो अपनी कीमत ले गया, वो ये कर गया, वो कर गया, वो के खिलाफ बोलता है, वो ये कहता, तो वो ये कहते, वो कहा करते थे साफ तौर पर, वो तो बिक गया, वो अपनी कीमत ले गया, वो चला गया, वो गद्दारी कर रहा है, वो समाज को तैयार नहीं करता। लेकिन तू क्या कर रहा है? तुम बता के तुम क्या कर रहे हो, दे बता मुझे। जब वो ये पूछते थे उनको तुम क्या कर रहे हो, तो लोगों के पास जवाब नहीं होता था। इसलिए हमें ये देखना कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने कितने लोगों को इस मिशन मूवमेंट के साथ जोड़ा है। इसलिए उस महापुरुष ने एक टूटी हुई जातियाँ, गरीब जातियाँ, जो कि सदियों से कभी जुड़ती नहीं थी, उन लोगों को बड़े बड़े पद देकर उनको अपने साथ जोड़ा, और उनको ऐसा जोड़ा कि उनके अंदर एक चाहत पैदा कर दी सत्ता तक जाने के लिए, सत्ता को संभालने के लिए और सत्ता को हासिल करना। और उन्हें ये काम करके दिखा दिया। उत्तर प्रदेश के अंदर 4 बार मुख्यमंत्री, 4 बार पावर आई है। उसके बाद जो लालच में आकर लोग बिकते गए, जाते गए। लेकिन आज मैं बता देना चाहता हूँ, इंसान फना हो जाते हैं, बर्बाद हो जाएंगे, चले जाएंगे, लेकिन मिशन मूवमेंट कभी मरने वाला नहीं। इसको दुनिया की कोई ताकत मिशन मूवमेंट को मार नहीं सकती। इस करके हमें अपने मिशन मूवमेंट पर बाबा साहब का करैक्टर, साहब कांशी राम का करैक्टर, उनकी प्रतिज्ञाएँ और देश का कॉन्स्टिट्यूशन, इन तीनों को स्टडी करना चाहिए। और स्टडी कर अपने बाल बच्चों को और दूसरे जितने भी लोग हैं इस देश के अंदर रहने वाले, सब लोगों को ये बताकर कि कॉन्स्टिट्यूशन जो लिखा गया है भाईचारे के आधार पर, मानवतावाद के आधार पर, ये किसी एक जाति के लिए नहीं है, ये हमारे सब के लिए है। और हम सब मिलकर इस कॉन्स्टिट्यूशन को मजबूत करें और देश को मजबूत करें और एक दूसरे का मान सम्मान करें। मेरा सवाल एक थोड़ा सा हटके है, और मानवर से पहले जितने हमारे महापुरुष हुए हैं सभी ने शादी की, लेकिन मानवर ने शादी नहीं की। उसके पीछे क्या रीज़न था?
देखिए जो बात है आपको ने, ये बड़ा टेढ़ा सा सवाल है, जो को सवाल मैं आपको जवाब में उन्होंने ये बोला था कि अगर मैं घर बसा लिया, घर में बसा, हालांकि वो साइंटिस्ट थे वो, और वो घर बसा भी सकते थे। उन्होंने ये सोचा अगर मैंने घर बसा लिया तो मैं समाज के लिए काम नहीं कर पाऊँगा, बच्चे होंगे, बीवी होगी, उनके लिए मकान भी चाहिए, उनके लिए पैसा भी चाहिए, उनके लिए हर चीज़ चाहिए। इस करके अगर मैं उसमें झमेले में पड़ गया शादी कर ली तो मैं ये काम नहीं कर पाऊँगा, इसलिए उन्होंने ये शादी नहीं की। और आज हम अगर कोई काम करना चाहते हैं तो हमारे आगे ये रुकावटें आती हैं, बीवी आती है, बच्चे आते हैं, घर आता है। जब मेरे पास ये तीनों, जब मेरे पास ये होंगे नहीं, या मेरे पास मेरा कारोबार नहीं होगा, सारे देश के जो लोग हैं वही मेरा समाज होगा। उन्होंने कहा था कि मेरा वो घर नहीं, ये सारे का सारा देश है, सारे का सारा जो बहुजन समाज है, यही मेरा घर है, यही मेरा सब कुछ है, इसी में मुझे जीना है, इसी में मुझे मरना है। इसलिए उन्होंने शादी बिल्कुल नहीं की थी, क्योंकि वो किसी बंधन में बंधना नहीं चाहते थे। यही कारण है उन्होंने एक इस शादी को ठुकरा दिया था। हालांकि माता विष्णु कौर वहाँ पर पुणे में भी रही, उनको मनाती रही 2 साल 2 महीने तक। जब वो नहीं माने तो फिर आखिरकार उनको वापस आना पाया। इसलिए साहब कांशी राम ने हर रुकावट की जड़ घर को बनाना बसाना ये समझ कर उन्होंने अपने घर नहीं बसाया, उन्होंने शादी नहीं की। जब 95 में साहब ने मुख्यमंत्री बनाया मायावती जी को, और किसी पत्रकार ने पूछा भी आप खुद क्यों नहीं बने, तो साहब ने जवाब दिया कि पिछले 3000 साल में बहुजन मूवमेंट में कोई भी महिला शासक नहीं हुई, मैंने उस मिथ को तोड़ने के लिए मायावती को मुख्यमंत्री बनाया, खुद नहीं बना। देखिए एक मैं बात आपको बताऊं, अब सवाल तो ये आ जाता है, सवाल ये नहीं है कि मायावती को मुख्यमंत्री बनाया, सवाल ये है कि उन्होंने ये कहा था कि भाई आज जिसको मैंने तैयार किया है और जिसमें बहुत खून पसीने बहाकर मैंने तैयार किया मिशन मूवमेंट के आधार पर, जिन्होंने उसका भाषण, एक ही भाषण सुना था, एक ही भाषण सुनने के बाद वो बहन जी के घर में गए, जाकर उनको बोला कि आप क्या करना चाहते हो। उन्होंने बोला कि मैं IAS IPS बनना चाहती हूँ। कहते मैं ये चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे को ये चाहता हूँ कि IAS IPS जितने भी है वो तुम्हारे आगे पीछे घूमे। लेकिन महिला को ये 3000 साल की बात नहीं, अरे 4000 साल से महिलाओं को तो कभी किसी ने आगे आने तक नहीं दिया था। लेकिन साहब कांशी राम ने डॉक्टर अम्बेडकर की बात को समझकर जो उन्हें हिंदू कोड बिल पेश कर महिलाओं को इस देश के अंदर मानव सम्मान का अधिकार दिया, उसी के आधार पर उन्होंने बहन कुमारी मायावती को देश का चीफ मिनिस्टर बनाया ताकि महिलाओं को इज्जत मिल सके। साहब के ज़माने में मूवमेंट को पैसे की बड़ी किल्लत रही है, तो पैसे सफ़र भी वो बस में सफ़र करते रहे हैं, साइकिल मार्च निकालते रहे हैं, ट्रेन में बहुत सफ़र किया। और मानवर के खुद के लफ्ज़ों में मैंने 3 बार भारत घूमा है। 3 बार भारत घूमा है, मानवर के अपने खुद के लफ्ज़ हैं, मैंने 3 बार भारत को घूम। लेकिन उस वक्त हमारे पास साधन नहीं थे, लेकिन आज हमारे पास साधन है, सारा कुछ सोशल मीडिया है, हमारे पास सारा कुछ हो सकता है। लेकिन क्या कुछ लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ स्पेस है जहाँ कोई कमी है, जहाँ कोई लोगों के अंदर चाहत नहीं है, लोगों के अंदर शौक नहीं है, लोगों के अंदर कन्विंसिंग पावर नहीं है। लोगों ने डॉक्टर अम्बेडकर के मिशन मूवमेंट को नहीं पढ़ा, लोगों ने डॉक्टर अम्बेडकर के संघर्ष को नहीं पढ़ा। अरे जहाँ तो क्या डॉक्टर अम्बेडकर के अरे जन्मदिन तक नहीं जानते। अब आप मुझे बताइए, आप कितने लोग हैं जो डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में जानते हैं? आप मुझे बताओ कितने लोग हैं जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा है? आप ज़रा मुझे बताइए कितने लोग हैं जी। और यही वजह है कि उन्होंने देश का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पढ़ा और ना उन्होंने इन मूवमेंट को समझा। आज मैं आपसे पूछता हूँ, क्या हम लोग अपने बुजुर्गों की सदियों से बेइज्जती को भूल गए? हमें याद नहीं है क्या? हमने उसका बदल देने के लिए हम लोग इकट्ठे क्यों नहीं हो रहे? क्या वजह, क्या कारण है? कारण यही है कि हमने अपने इतिहास को नहीं पढ़ा, मार को नहीं पढ़ा, बेइज्जती को नहीं पढ़ा और बाबा साहब के संघर्ष को नहीं पढ़ा। उन्होंने अकेले अपने दम पर
अकेले आप अपने दम पर सारे देश के अंदर राजनीति को बदल दिया। मैं थोड़ी उल्टी सी आ रही जरा, एक में ज़रा। मैंने सुना है भाई, जब मान्यवर दुनिया से गए और उस दिन जो आखिरी सफ़र था साहब का, उसके ऊपर आपकी बहन जी ने ड्यूटी लगाई थी, वो ड्यूटी क्या थी? ऐसा है, मैं उसी दिन रात को मेरी पूर्वी दिल्ली के अंदर, मैं पूर्वी दिल्ली का कोऑर्डिनेटर था, जनरल सेक्रेटरी था, और जब मैं रात को घर पहुंचा मीटिंग करने के बाद, अब मेरे को मैसेज आ गया कि साहब कांशीराम इस दुनिया में नहीं रहे। और मेरे घर पर गाड़ी आई, गाड़ी लेकर हमारे को सीधा 11C जो है हमायूं रोड, जहाँ पर साहब कांशीराम रहते थे, जहाँ पर आखिरी सांस लिया, तो उस वक़्त दुनिया भर के लोग आ रहे थे, अपोजिशन के लोग भी बहुत आ रहे थे, और वो जो लोग थे जो पाबस, जो जिनके साथ उनकी नहीं भी बनती थी, वो भी लोग उनके वहाँ पर कोठी पर आकर श्रद्धांजलि देते थे। और उसके बाद हमारे को ये कहा गया कि दिल्ली के अंदर एक 22 विधानसभा थी जो कि CP सिंह थे अंडर थी, और हमारी एक हमारी पूरी टीम थी जो हम दिल्ली के अंदर काम करते थे कैडर बेस पर। उन्होंने मेरे को ये बोल दिया कि बहन जी वहाँ आई, उन्होंने बोला कि आप जाइए, आप जाकर वो तैयार करिए सारा सामान जो है निगम बोध घाट पर। तो हम गए, मैं और बरिंदर सिंह, और वो वहाँ गए, जाकर हमने वो सारा सामान ख़रीदा, और हमारी ड्यूटी जो थी वो निगम बोध घाट पर ही रही। मैं ऊपर मैं ही था साहब का जहाँ पर संस्कार हुआ था। और उस वक़्त हमारे ऊपर क्या बीती वो हम आपको बता नहीं सकते कि एक हमारा महापुरुष हमारे बीच में चला गया और जिसने हमारी ज़िंदगी ही बदल दी। तो वहाँ पर सारे दुनिया भर से लोग आए, और जब साहब की बॉडी वहाँ आई, वो साहब की बॉडी वहाँ रखने के बाद हमारे हाथ में था ये सारा काम। ऊपर हम ही थे बैठे हुए स्टेज पर निगम बोध घाट पर, और बहन जी आई, उन्होंने अग्नि दी, भिक्षु लोग भी वहाँ थे, और देने के बाद बहन जी वो जो थे वहाँ चले गए। हमारी ड्यूटी ये लगा कर कि आपने साहब के जो फूल है आपने लेकर ही आना है, आप रात यहीं रहेंगे। और उसी वक्त मैंने जिनको मैं अपने साथ रखा, जिनको तैयार किया, जयप्रकाश को मैंने टेलीफोन किया कि जयप्रकाश आप जल्दी आ जाइए। तो जयप्रकाश वहाँ आए, वहाँ निगम बोध घाट पर, वो मेरे साथ रहे। हम सारी रात वहाँ रहे, और सुबह और दुनिया भर के लोग आ रहे थे, मध्य प्रदेश से, नज़दीक राजस्थान से। और ये देखो कि वहाँ पर लोग इतनी तादाद में आ रहे थे, रोते हुए, बिलखते हुए, और जो कि सीन मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा था। मैं सोचता था, अब ऐ साहब तेरे अंदर कौन सी ताकत थी, कौन सी शक्ति थी कि आपके अंदर आज सारे के सारे जो आपका विरोध भी करते थे वो भी आपके पास आज आखिरी वक्त में आए हैं। तो वहाँ पर हम आए, जयप्रकाश वहाँ पर आए, और उन्होंने मेरे साथ सारी रात वहाँ रहे। हमने इनको ये बोला कि भाई आप जहाँ पर आए हैं और किसी को कोई चीज़ नहीं जाने देना, एक राख तक भी आपने देना। तो इन्होंने अपनी ड्यूटी को बहुत अच्छी तरह से निभाया और सारी रात वहाँ रहे। अगले दिन हम लोगों ने साहब के सारे वो फूल इकट्ठे किए, उसमें बंद किए, और हम सीधे 11C में जाकर बहन जी के हवाले कर दिया। और हम आगे वो फूल वहाँ भी रखे हुए, वो कुछ लखनऊ भेज दिए गए थे। वो जो सीन है वो आज भी जब मुझे याद आता है तो मैं अपने आप को संभाल नहीं पाता, क्योंकि कई दफ़ा मैं घर में बैठे मेरे सामने ND राम जी, जब हम वहाँ बोलते कई दफ़ा मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं कि ऐ साहब, ऐ बाबा साहब, आपने इस देश के अंदर करोड़ों लोगों की ज़िंदगी को बदल दिया। क्या बाबा साहब कांशीराम से पहले क्या इस देश में क्या कोई सुपर पावर नहीं थी? क्या कोई जिनकी पूजा पाठ करते क्या वो नहीं थे? फिर हमारे है क्यों देखी, और आपने हमारी उन मुसीबतों का अंत कर हमारे को आज मान और सम्मान के साथ
जीने के अधिकार दे दिए। बाबा साहब, आपने ज़िंदगी में आपको क्या मिला? ऐ साबका श्री राम, तुम्हें ज़िंदगी में क्या मिला? आज जो लोग भी आते आके पहले ये देखते हैं मुझे क्या मिलेगा, मुझे क्या मिला। मेरे पास कुछ लोग आते हैं, वो मुझे कहते हैं हर मुझे क्या मिला। तो मैं उनसे कई दफ़ा पूछ लेता तूने दिया क्या है, ये मुझे बताओ दे तूने दिया क्या है। अरे आपको तो साहब काशी राम के जन्मदिन का भी पता नहीं, बाबा साहब के जन्मदिन का पता नहीं, तूने दिया क्या है। और मेरे जहाँ तक मेरे पास MLC भी, मेंबर राज्यसभा भी आते हैं, और मैं किसी का नाम अभी ले दूँ। मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ, फिर मौका मिला फिर आऊँगा। जय भीम, जय भारत। ये थे अजीत गौतम जी, जो मानवर की विचारधारा और मानवर के जो संबंध से इनके जो उसके अनुभव हमारे श्रोतों के साथ साझे किए हैं। मैं पम्मी लालू मियारा मक्खन जाड़ला कैमरामैन के साथ फिर किसी अगली पर्सनैलिटी को लेकर हाजिर होऊंगा। जय भीम। हाँ जी।